इंडिया में गर्मी हो गई है, इसका मतलब पंखे चल रहे हैं सभी सभी जगह। जब पंखे एसी दोनों हाँ। चल कल रहे हैं। हमने ग्रहों को ग्रह वो हाउस का सारे जो कॉम्बिनेशन थे वो हमने पढ़ा। तो एक का छोटा सा मैं एक रिवीजन आपको करवा दे रहा हूँ कि किस तरीके से हाउस कॉम्बिनेशन काम करते हैं। ठीक है, तो ग्रहों की जो प्लेसमेंट है ना, और जो हाउसेस के जो कॉम्बिनेशन जिस तरीके से हमने बताया कि ये हाउसेस मिलके इस तरीके का रिजल्ट देते हैं, उसको हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फिफ्थ हाउस और सिक्स हाउस में अगर दोनों ही घरों में अगर ग्रह बैठे हों तो समस्या है, क्योंकि पांचवें और छठे आपस में शत्रु प्लैनेट है। टेंथ हाउस, फिफ्थ हाउस और सिक्स हाउस में आपस में अगर प्लैनेट बैठे हुए हैं तीनों हाउसेस में, तब भी दिक्कत है, क्योंकि इन तीनों हाउसेस की आपस में दुश्मनी हो जाती है। फर्स्ट हाउस, एट्थ हाउस और 11th हाउस में अगर आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हो, तब भी कुंडली में समस्या है। एट्थ हाउस और 11th हाउस में अगर आपस में शत्रु प्लैनेट है, तब भी समस्या है। ठीक है। थर्ड हाउस, फर्स्ट हाउस और 11th हाउस में अगर आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हो, तब भी कुंडली खराब हो जाती है, उसमें भी समस्या है। ठीक है। बस किसी भी कुंडली का प्रिडिक्शन करने के लिए एक चीज का हमको और ध्यान देना है, हमको उम्र का उस सामने वाले की उम्र क्या है, कि जो भी हमको कुंडली दिखा रहा है या जिसकी भी हम कुंडली देख रहे हैं उसकी एज क्या है। उस एज का हमको जरूर ध्यान रखना है कि वो किस एज में व्यक्ति को किस तरीके के रिजल्ट आ सकते। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा और ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड, वो हमेशा सिक्स हाउस से संबंधित होता है। जब भी हम अपने लेफ्ट हैंड के बारे में बात करेंगे, तब हम कुंडली के सिक्स हाउस के बारे में बात कर रहे होंगे। कहने का मतलब ये, आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग कड़ा या नग जो है ना वो उल्टे हाथ में पहनते हैं, लेफ्ट हैंड में पहनते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सिक्स हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को वो पावर दे रहे होते हैं लेफ्ट हैंड में पहन के, या लेफ्ट हैंड में जो भी हम धातु पहनते हैं या जो भी नग पहनते हैं, उसकी स्थापना हम सिक्स हाउस में करते हैं। और थर्ड हाउस हमारा राइट हैंड होता है। थर्ड हाउस राइट हैंड, सिक्स हाउस लेफ्ट हैंड। सब ठीक। मेल फीमेल दोनों? हाँ, दोनों की बात। ठीक है। अब जैसे सिक्स हाउस में केतु बैठा हो और सेकंड हाउस में मान लीजिए कोई कोई भी प्लैनेट, कोई केतु का शत्रु प्लैनेट बैठा हो या जो भी बैठा हो, और सेकंड हाउस से केतु के ऊपर दृष्टि पड़ती है, फर्स्ट सेकंड हाउस से सिक्स हाउस पे दृष्टि पड़ती है, तो केतु यहाँ पे खराब होगा। जैसे मान लीजिए सिक्स में केतु है और सेकंड में चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो है केतु का शत्रु प्लैनेट है, तो दृष्टि डालेगा। या मंगल बैठा है मान लीजिए सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस से मंगल केतु को देख रहा है, तो क्या हम उसको केतु को पावर देने के लिए, केतु सिक्स हाउस में बैठा है तो केतु को पावर देने के लिए हम लेफ्ट हैंड में सोना पहनाएंगे उसको, चाहे लेफ्ट हैंड में कोई अंगूठी सोने की पहना देंगे, चाहे लेफ्ट हैंड में कोई कड़ा पहना देंगे। तो यहाँ पर हम केतु को जुपिटर की मदद दे रहे हैं। तो जैसे ही सोना हम लेफ्ट हैंड में पहनेंगे, केतु को लेफ्ट हैंड में जुपिटर की एनर्जी आ जाएगी और केतु को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का हमको ध्यान रखना है। ये नग पहनने में, उपाय करने में इसका हमेशा यूज हो। सर ये जो नग है वो एस्ट्रोलॉजी का रेमेडी है या लाल किताब की रेमेडी है सर? दोनों जो की है। स्टोन। दोनों की है। नग हम क्यों पहनते हैं? किसी प्लेनेट को पावर देने के लिए या किसी सोए हुए घर को जगाने के लिए। तो ये हम इसमें लाल किताब में है स्टोन्स का भी हाँ, सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर यहाँ एक चीज मैं जोड़नी चाहता हूँ, वो पूछनी हम्म चाहता हूँ। जैसे हम्म अभी आपने बात की है ना, हम्म जब भी कोई जैसे सेकंड हाउस सिक्स हाउस को दिख रहा है हम्म कि वो वहां दृष्टि डाल रहा है, वहां दृष्टि डालेगा तो समझो कि उसको वो इफेक्ट करेगा, उसको वीक करेगा। हम्म हाँ, तो उसको पावर देने के लिए फिर हमें उस हाउस की रेमेडी करनी पड़ेगी जो वीक हो रहा है, ना कि सेकंड हाउस की। सिंपल सी बात है। सेकंड हाउस में हाँ अगर यहाँ पे इसका मान लीजिए सिक्स हाउस में केतु बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में उसका शत्रु प्लैनेट मंगल बैठा हुआ है, मंगल बैठा तो हुआ है, हाँ, सेकंड हाउस से दृष्टि सिक्स पे आएगी, तो वो वीक मंगल हो जो है जाएगा। ना केतु को देखेगा, केतु को कमजोर करेगा, केतु के करेक्ट, सिम्टम्स खराब हो जाएंगे। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। हम उसके दोस्त को अगर हम वहां पे बैठा लेंगे,
सिक्स हाउस गुरु में, को तो उसको गुरु पावर को मिल जाएगी, बिल्कुल केतु को समझ पावर मिल जाएगी। तो केतु का सबसे अच्छा मित्र कौन है? उसका गुरु गुरु जुपिटर। तो जुपिटर। हम सिक्स हाउस में जुपिटर की एनर्जी को प्लेस करेंगे। कैसे करेंगे? हम लेफ्ट हैंड में सोना पहन लेंगे, चाहे अंगूठी पहन लेंगे, चाहे लेफ्ट हैंड में पुखराज पहन लेंगे, चाहे लेफ्ट हैंड में कोई कड़ा पहन लेंगे, ब्रेसलेट पहन लेंगे, तो केतु को पावर मिल जाएगी। और इसी तरह जैसे हम राइट हैंड जो होता है ना, वो थर्ड हाउस होता है। अब हमको थर्ड हाउस में कोई भी नग पहनने के लिए, कोई भी धातु पहनने के लिए हमको ये देखना होगा कि ठीक 11th नहीं होगा। हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। मान लीजिए 11th हाउस में राहु बैठा हुआ है और हमने जो है नीलम पहन लिया, तो शनि को हम थर्ड हाउस में लेके चले आए, और जैसे हम नीलम पहन लेंगे तो शनि की दृष्टि राहु पे जाएगी। थर्ड हाउस में जैसे ही नीलम पहनेंगे सैटर्न की एनर्जी आ गई, तो थर्ड हाउस से जैसी दृष्टि राहु पे जाएगी तो अस्पताल, कोर्ट कचहरी ये सब होने लगेगा। तभी आपने बहुत लोगों को सुना होगा ना कि नीलम हर किसी को नहीं पहनना चाहिए, नहीं सोता। सूट नहीं करता है। हाँ। तो वो सूट क्यों? सूट बिल्कुल करेगा, बस हमको दो चीज हमको याद देखना है वहां पे, 11th हाउस में कौन सा प्लेनेट है और 9th हाउस में कौन सा प्लेनेट है। अगर 11th हाउस और 9th हाउस में सैटर्न के मित्र ग्रह बैठे, आप बिंदास नीलम पहन सकते हैं। 9th हाउस में राहु बैठा है या 11th हाउस में राहु बैठा है और आपने अगर नीलम पहन लिया, तो फिर सीधे सीधे कहीं कोई केस ठोंक देगा आपके ऊपर, या फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, अस्पताल में भर्ती हो जाओगे। ठीक है। तो हमको कोई भी नग पहनने के लिए, जैसे हमको, जैसे मान लीजिए 11th हाउस में सूर्य बैठा है, ठीक है, सूर्य का मित्र मंगल है या चंद्रमा है, तो हम मोती पहन सकते हैं, चंद्रमा का नग पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं, मंगल का रत्न पहन सकते हैं। और अगर ना 11th हाउस में कोई प्लेनेट है, ना ही थर्ड हाउस में ना कोई प्लेनेट है, और जो है हमको मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, हमारे अंदर मतलब मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है और दिमाग हमारा ज्यादा चल नहीं रहा है, तो फिर राहु का रत्न पहन लो, गोमेद पहन लो, देखो आपका दिमाग चलने लगेगा, क्योंकि राहु जो है यहाँ पर थर्ड हाउस में बहुत अच्छी सोच दे देता है ना? तो लॉजिक के हिसाब से हमको रत्न पहनना है, और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हमको सिर्फ रत्न पहनने पे हमको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो, अगर हम पराशरी ज्योतिष के आधार पे हम अगर बात कर लें, तो उस पे हम क्या कर सकते हैं कि केंद्र हाउसेस में जितनी भी राशियां होती हैं, उससे संबंधित हम रत्न पहन सकते हैं, या 1, 5, 9 फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस में जो भी राशि हैं, उनके ओनर का हम रत्न पहन सकते हैं उस हिसाब से। और अगर और अच्छा हमको प्यूरिफाई करके, अगर हमको और गहराई से नॉलेज करके हमको रत्न पहनना है, तो ये लाल किताब का लॉजिक लगा लो, कभी फेल नहीं होगा। शनि सिर्फ हमको शनि का थर्ड तो कोई हाउस। दोस्त ना हो। क्या हुआ? सर आप कह रहे हो शनि जो है ब्लू सैफायर तभी पहनना जब कोई मित्र हो, तो उसका कौन सा मित्र होगा? शनि का कोई भी नहीं हो माना जाएगा मित्र को? तो शुक्र शुक्र मित्र नहीं है शनि का, केतु है मित्र, एक ही। शुक्र है मित्र, बुध है मित्र। अच्छा, तो राहु नहीं माना जाता? राहु हो गया एनिमी। शुक्र, राहु बुध। उसका एजेंट है। देखिए, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं ना कि हम्म, जब भी शनि की दृष्टि राहु पर जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, राहु की दृष्टि शनि पर जाएगी तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन शनि की ओके। दृष्टि जब राहु पर जाएगी तो इंडिविजुअल आदमी को दिक्कत होगी, और जब राहु की दृष्टि शनि पे जाएगी तो फिर काम में इफेक्ट आएगा, ठीक है। इंडिविजुअल उसको परेशानी नहीं आएगी। अब वीनस अगर बैठा हुआ है मान लीजिए 11th हाउस में, आप गोमेद पहन सकते हो, सॉरी गोमेद नहीं पहन सकते हो, क्योंकि राहु की दृष्टि वो उसका एनिमी प्लेनेट। आप नीलम पहन सकते हो, नीलम पेन, और लेफ्ट हैंड में पहनना है। आप मंगल का रत्न पहन सकते हो, रूबी पहन सकते हो, क्योंकि मंगल तो वीनस को पावर ही देता है। ओके। ठीक है ना? तो उसकी शत्रुता और मित्रता के आधार पे हमको रत्न पहनना है। अब उल्टे हाथ में पहनना है और क्या सीधे हाथ में पहनना है, उसका भी लॉजिक आपको पता चल गया। तो वो अगर तो दो ही सिक्स हाउसेस का हुआ ना। अगर अगर सिक्स हाउस में अगर हमको ट्रीटमेंट करना है, तो उल्टे हाथ में पहन लो। 7th हाउस में करना है तो? 7th हाउस के लिए कोई रत्न नहीं होता है, फिर आप गले में पहन सकते हो। गले आप में 10th फर्स्ट हाउस। हाउस में एनर्जी डाल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ओके। फर्स्ट हाउस से सीधे दृष्टि आती है 7th हाउस में। हाँ, तो आप फर्स्ट हाउस गले का में, तो आपने देखा है ना, गले में लोग रत्न पहनते हैं।
हाँ जी, हाँ तो जी। किसी भी प्लेनेट की एनर्जी को जब भी फर्स्ट हाउस में लाना होता है तो आप गले में रत्न पहन सकते हो। ठीक। ठीक है, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, ये आपके गले की रत्न काम करेगा। मैंने सर ऐसे ही किसी को ऐसे ही सुन करके बुखराज ले लिया, ऐसे यूट्यूब पे सुन करके, पूछा नहीं किसी से भी, वो मैंने डाल लिया, है ना। तो पता नहीं ये मेरा वहम है या पता नहीं, मैंने डाल लिया तो मेरा काम उथल पुथल मच गई, है ना। फिर मैंने उतार दिया वो। 11th हाउस में राहु है ना आपके? नहीं जी, मेरा थर्ड हाउस में राहु है। थर्ड हाउस में राहु है तो आपने पुखराज पहन लिया, गुरु चांडाल हो गया ना, गुरु चांडाल योग हम्म बन गया। काम को तो खराब करेगा ही करेगा, हम्म हम्म। है ना। तो ये भी पूछे बगैर नहीं पहनना चाहिए कभी भी। मैंने बता दिया, लॉजिक आपको बता दिया, अब आराम से आप लोग रत्न का निर्धारण कर सकते हैं। तो ठीक है। जैसे सर बुध बुध सिक्स हाउस में है मेरा, हम्म तो तो बुध फिर भी 6 मतलब, हाउस में है, वो तो अपनी पावर में बैठा हुआ है, उसको पावर देने की जरूरत ही नहीं है। वो तो खुद पावरफुल होके बैठा हुआ है ना, अपने उच्च का होके बैठा हुआ है 6 हाउस में, अपने घर पे, हाँ हाँ हाँ। है ना। केतु उसकी बुध की 6 हाउस की प्लेसमेंट अच्छी होती है। ठीक है। अगर अकेला बैठा तो। हाँ, और उसके साथ केतु और भी अगर होगा। केतु अगर फर्स्ट हाउस में होगा, फर्स्ट हाउस में अगर केतु होगा तो सूर्य कहीं भी बैठा होगा ना, वो उच्च का फल हो देगा, वो उच्च का हो जाएगा सूर्य। फर्स्ट हाउस में केतु बैठा हो, सूर्य कुंडली में किसी भी हाउस में बैठा हो, वो हाउस अच्छा हो जाएगा और केतु उच्च, वो सूर्य उच्च का हो जाएगा। इसी तरीके से राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो सूर्य कहीं पर भी बैठा हो, सूर्य को ग्रहण लग जाएगा। बुरा लगेगा। अब मजेदार बात यह है कि सूर्य को तो ग्रहण लगेगा ही लगेगा, जिस हाउस में सूर्य बैठा है ना, उस हाउस में भी धुंध के बादल छा जाएंगे सूर्य जब भी फर्स्ट हाउस में बैठेगा। राहु फर्स्ट हाउस में बैठेगा, सूर्य सेकंड हाउस में बैठेगा, फैमिली से संबंधित समस्या आएगी। थर्ड हाउस में अगर सूर्य बैठेगा, राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठेगा, तो फिर सिबलिंग से संबंधित समस्या आएगी। इसी तरीके से हमको हाउस वाइज देख लेना है। हाउस सूर्य जहां बैठेगा, राहु अगर फर्स्ट हाउस में हुआ तो सूर्य जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस को ग्रहण लगा देगा। फोर्थ हाउस में उस समय अगर सूर्य बैठेगा तो रुपए पैसे प्रॉपर्टी में आपको ग्रहण लगा देगा, माँ की सेहत को खराब कर सकता है। फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो हो सकता है उल्टे सीधे प्रेम प्रसंगों में डाल दे और आपके संतान के ऊपर इफेक्ट आ जाए, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, उल्टे सीधे आप काम करने लगे। सिक्स हाउस में होगा तो मामा खानदान को खराब कर देगा, आपकी नौकरी के ऊपर असर डाल सकता है। हो सकता है कस्टमर आपसे इतना उधार पैसा, आपका माल उधार ले जाए कि आपको पैसा ही ना दे, क्योंकि सिक्स हाउस कस्टमर्स के पैसे का भी है। सेवेंथ हाउस में सूर्य होगा, फर्स्ट हाउस में राहु होगा, रिलेशनशिप की बैंड बजा देगा, है ना। इस सर तरीके आप से। कहाँ रखते हो इतना सामान? हम्म आप कहाँ रखते हो इतना सामान? 12th हाउस में अगर सूर्य बैठा होगा, फर्स्ट हाउस में राहु होगा, बहुत खर्चे करवाएगा, जितना पैसा आएगा उतना निकल जाएगा, रिलेशनशिप को खराब कर देगा। अगर अकेला बैठा होगा या किसी के साथ भी बैठा होगा तो? कोई भी बैठा हो उससे मतलब नहीं, सूर्य जहां बैठा हो चाहे जितने भी ग्रह बैठा हो, उस हाउस को ही खराब कर देगा वो। हाँ, वो बात हम्म। अलग है कि वहां पर अगर और कोई प्लेनेट बैठा हो तो उस प्लेनेट से भले ही उस हाउस को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। अगर उस हाउस का ओनर वहां पर बैठा हुआ है या उस हाउस का जो उच्च का मान लीजिए प्लेनेट कोई बैठा हुआ है, वो बात अलग है। लेकिन सूर्य को क्षति होगी और उस हाउस को खराब कर देगा। ठीक है। इसी तरह सूर्य अगर फिफ्थ हाउस में बैठा हो, इसीलिए सूर्य फिफ्थ हाउस की बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। सूर्य फिफ्थ हाउस में हो तो फर्स्ट में जितने भी पापी प्लैनेट बैठे होंगे फर्स्ट हाउस में, या फिफ्थ हाउस में जितने भी प्लैनेट बैठे होंगे, सूर्य उन सबको मदद करेगा। जैसे सूर्य फिफ्थ हाउस में हो, फर्स्ट हाउस में राहु हो, सूर्य राहु को मदद करेगा। फिर ऐसा राहु बहुत ताकतवर हो जाएगा, हो सकता है वो इतना पैसा कमा ले कि जिसकी कोई लिमिट ना हो।
फिफ्थ सूर्य के साथ में अगर फिफ्थ में शनि ही बैठा होगा ना, तो शनि यहाँ पे खराब नहीं होगा, सूर्य शनि को मदद करेगा। तो फिफ्थ हाउस में अगर सूर्य है, उस समय अगर फर्स्ट हाउस में कोई कोई भी प्लेनेट हो, सूर्य उसकी मदद करेगा, और फिफ्थ हाउस में भी अगर कोई प्लेनेट होगा, उसकी भी सूर्य मदद करेगा। सूर्य के साथ में फिफ्थ हाउस में जितने भी प्लेनेट होंगे सब अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सब सूर्य की हेल्प पाएंगे। इसी तरीके से बुध है, बुध सेवेंथ हाउस में होगा, उसके साथ में जितने भी प्लेनेट बैठे होंगे सब अच्छे हो जाएंगे। सेवेंथ हाउस के बुध को कहा जाता है पारस, जिसको छू दे वो उससे लाभ प्राप्त कर लेगा। वो इंसान की भी ऐसी फितरत होगी कि वो हर किसी की मदद करता होगा, उसके दोस्त लोग, उसके भाई लोग, सब उससे मदद पाते हैं। बुध सेवेंथ हाउस बहुत अच्छी प्लेसमेंट। तो आई थिंक पारस मनी कहते हैं, है ना? हाँ। बुध सेकंड हाउस में बैठा हो तो बृहस्पति नष्ट हो जाता है, खराब हो गया बृहस्पति। अगर बृहस्पति कहीं बहुत अच्छी अगर कंडीशन में नहीं है, अगर बहुत अच्छी कंडीशन में तो बात अलग है। अगर बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, मान लीजिए जैसे बुध सेकंड हाउस में है, अगर जुपिटर फोर्थ हाउस में उच्च का बैठा हुआ है, तो हो सकता है उसको कम डेंट लगे। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल किसी हाउस में बैठा हुआ है, तो बुध जैसे ही सेकंड हाउस में आएगा, जुपिटर खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब बृहस्पति नष्ट क्या होता है, नष्ट होने का मतलब क्या है? जब भी बृहस्पति नष्ट होगा तो ऐसा इंसान अच्छाई और बुराई के बीच में फंसकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। अच्छा है ये, जो आदमी पैसा कमाना चाहता है, बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। जुपिटर के ट्रेड खत्म हो गए ना, उसको भला उसको करने के ट्रेड खत्म हो दया गए, दया गई। है ना? मतलब जो मतलब एक साधु के जो ट्रेड होते हैं वो उसके कम हो गए। सेकंड हाउस में बुध आ गया, उसको सिर्फ पैसा इकट्ठा करने से मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं है कि सामने वाले से कैसे हम खींच रहे हैं पैसा, उसको कोई मतलब नहीं है अच्छाई बुराई से। वो इन सबको, अच्छाई बुराई को दिमाग में सोचता हुआ, निकालता हुआ, इधर उधर करता हुआ, वो किसी न किसी तरीके से अपना उल्लू सीधा करेगा और बड़ा होता चला जाएगा, पैसा इकट्ठा करता चला जाएगा। ये होता है बृहस्पति नष्ट होना। अच्छे बृहस्पति का मतलब क्या होता है? लंका गरीब, लग गई। गरीब गरीब गुरु, हो गया। जिसको पैसे कमाने की कोई लालसा नहीं है, सिर्फ ज्ञान बांटने से मतलब है। सिर्फ ज्ञान दो, लोगों का भला करो, हमको बिल्कुल भी रिश्वत के पैसे नहीं खाने हैं, हमको सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा चाहिए, हम जितना पढ़ा रहे हैं हमको उतना ही चाहिए, या हम जितना काम कर रहे हैं हमको उतना ही चाहिए, हमको बिल्कुल भी प्रोडक्ट में कोई पैसा, सिर्फ हमको 1% मिल जाए बस बहुत है। हिंदी फिल्म वाला स्कूल टीचर। ये अच्छा बृहस्पति। बृहस्पति का नष्ट होना, इसका मतलब बृहस्पति का खराब होना कुंडली में, इसका मतलब ये नहीं है कि कुंडली वो खराब हो गई। ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी चाहता क्या है। आदमी अगर बिजनेसमैन बनना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, दुनिया का हर सुख भोगना चाहता है, तो बृहस्पति खराब भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कुंडली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बृहस्पति का अच्छा होना, बृहस्पति का खराब होना। मंगल 6 में हो, सूर्य कहीं पे भी बैठा होगा ना, वो सूर्य उच्च का हो जाएगा। मंगल 6 हाउस में अगर हो, सूर्य कहीं भी बैठा होगा, सूर्य उच्च का हो जाएगा, लेकिन केतु खराब हो जाएगा, केतु नष्ट हो जाएगा। इसका सर लेकिन मतलब क्या अगर हुआ? मंगल, अगर मंगल अगर, मंगल 6 में हो हम्म, और सूर्य राहु के साथ बैठा हो किसी हाउस में, फिर हाँ, हाँ, सूर्य अगर राहु के साथ में बैठा है तो सूर्य को अच्छा हो जाएगा ना, सूर्य के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। वो बात अलग है, तो ग्रहण खराब नहीं लगेगा, होगा? ग्रहण हाँ लगेगा। जी। जो राहु की उम्र जो होती है ना 42 साल तक, 42 साल तक हाँ हो जी। सकता है बहुत अच्छे रिजल्ट ना मिले, लेकिन जैसे ही वो 42 साल क्रॉस करेगा, फिर देखो मंगल भी सूर्य को मदद देगा, और राहु के चंगुल से तो 42 साल बाद वो निकल ही चुका होगा। फिर तो सूर्य तो सूर्य चमकेगा चारों तरफ। तो राहु तो 42 से 47 साल होता है ना, 42 to 47। 42 साल तक थोड़ा सा सूर्य को वो ग्रहण लगा के रखता है। 42 साल के अच्छा, बाद वो उसके बाद। छोड़ देता है, छोड़ने लगता है वो। सूर्य की जो चमक होती है ना उस कुंडली पे, फिर वो धीरे धीरे पड़ने लगती ठीक है। है सर, एक और क्वेश्चन था। हम्म। राहु की तो एज 6 साल भी होती है। हम्म।
तब नहीं माना जाएगा वो? नहीं, इफेक्ट रहेंगे उसके 42 साल, उसकी 42 से 48 साल की उम्र होती है ना, तो नहीं इफेक्ट नहीं नहीं, शुरू रहेंगे। में भी तो होती है। शुरुआत तो शनि से होती है ना, 1 साल की उम्र से। शुरुआत और फिर होती राहु शनि आ जाता है। हाँ, शुरुआत होती शनि से, उसके बाद में 35 साल तक ये चलता है, उसके बाद में फिर से रिपीट होना शुरू होता है। हाँ जी। उसी को 35 साल लेकिन चक्कर बोलते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो फर्स्ट चक्कर है वो तो 6 साल में आ जाता है, राहु तो 6 साल के बाद नहीं रिजल्ट देगा ये? नहीं नहीं, 35 साल चक्कर जैसे शनि से स्टार्ट होता है, शनि 6 साल, है ना, उसके बाद में हाँ फिर जी। दूसरा प्लेनेट आएगा, फिर दूसरा प्लेनेट, जुपिटर का भी 6 साल होता है। हाँ जी। तो ये जो 35 साल कवर हो जाएगा, उसके बाद में फिर दूसरा, फिर 35 साल चक्कर स्टार्ट होगा, फिर से उसी तरीके से आएगा। जो 35 साल जो लाल किताब की जो दशाएं हैं ना, वो हाँ 35 साल जी। चक्कर के हिसाब से डिसाइड होंगी। वैसे जो राहु की उम्र मानी जाती है, वो टोटल 42 साल की उम्र मानी जाती है कुंडली ठीक। में। उसमें भी 42 अंतरदशा, साल की पूर्ण उम्र मानी जाती है। तो उसमें भी अंतरदशा फिर आती है, पहले 6 साल और इसके उसमें भी उसमें। अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलती रहती है। हम्म। टोटल अगर जैसे हर प्लैनेट की जो उम्र मैंने आपको लिखवाई है, शनि की 36, राहु की 42, केतु की 48, तो कुंडली में इस इतनी एज तक इन प्लैनेट का असर रहता है बहुत जोरों। अगर नेगेटिव स्थिति में है तो इतने साल तक परेशानी में वो रखेगा। ठीक है। अगर उपाय ना किए गए तो। हम्म। तो मैं बता रहा हूं आपको कि मंगल 6 में है, सूर्य कहीं पे भी बैठा होगा वो उच्च का हो जाएगा, लेकिन केतु खराब हो जाएगा। मंगल 6 में आते ही केतु नष्ट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मंगल 6 में है, सूर्य उच्च का हो गया, केतु नष्ट हो गया। सूर्य उच्च हो गया, कहने का मतलब आप राजा बन सकते हो, आप लीडर तो बन सकते हो, लेकिन केतु नष्ट हो गया, आपके इंटेंशन आपका खराब हो जाएगा, आपके अंदर माफ करने की आदत नहीं रहेगी, आपके अंदर पॉजिटिव सोच नहीं रहेगी। आपने तो बहुत या सारे तो पैसा नेताओं और लीडर्स को देखा होगा ना, अकड़ू टाइप के हो जाते हैं, और राजाओं जैसा नेचर तो होता है, अथॉरिटी वाला नेचर रहता है, गुस्सा गुस्सैल होते हैं। ना उनके अंदर माफ करने की वो कला होती है, ना ही वो उनके अंदर लेट गो करने का एटीट्यूड होता है। तो इसको कहते हैं केतु खराब होना, पॉजिटिव वे खराब हो जाना, निगेटिविटी में चले जाना, इंटेंशन आपका गलत होना, किसी के प्रति भाव आपका गलत हो जाना, आपकी नीयत खराब हो जाना। लीडर तो आप बन गए, राजा तो आप बन गए, लेकिन कोई जरूरी थोड़ा ना कि ये सब सारे गुण आपके अंदर आ जाए। इसको कहते हैं केतु नष्ट होना। मंगल 6 में आएगा तो यही सब गुण होंगे। सूर्य तो अच्छा हो जाएगा, राजा तो बन जाएगा, लीडर तो बन जाएगा वो, लेकिन ये सब कहानी खराब हो जाएगी। सर ये भी हो सकता है कि पैसा कमा लेगा लेकिन इंजॉय नहीं कर पाएगा अपना पैसा? हाँ, केतु नष्ट होने का मतलब ये हुआ, केतु से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है भाई, केतु जो है ना वो भोग विलासता का कारक है, ऐस का कारक है, उन सब चीजों में हो सकता है उसको दिक्कत है। केतु नष्ट होने का मतलब मंगल 6 में हो, और बच्चे पैदा होने के बाद में इंसान अगर मीठा बांटने लगे, तब तो उसके और कहानी खराब हो जाएगी। जिसका भी मंगल 6 हाउस में हो, और अगर बच्चे का वो बर्थडे मनाता है या बच्चा पैदा होता है, तो उसको हमेशा नमकीन बांटनी चाहिए, ना कि अच्छा मीठा। जी। हाँ, हमेशा नमकीन खाना खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मंगल है, मंगल मीठा जो होता है ना, वो मंगल का कारक होता है। जितना वो मंगल को यहाँ पे प्रबल करेगा, उतना ही केतु खराब होता चला जाएगा, उस सर संतान से संबंधित समस्या आएगी उसको। सर उसमें एक ही आइटम की सारे नमकीन? मीठा नहीं सर्व करना है। मीठा जैसे ही आप सर्व करोगे, मीठे से संबंधित जितनी भी चीजें होती है ना, वो मंगल की होती हैं। शहद हुआ, चीनी हुआ, मिश्री हुआ, सर कौन बूंदी के गेस्ट? लड्डू, बेसन के लड्डू, ये सारा मंगल है। गेस्ट ही नहीं आएगा सर नमकीन के चक्कर में। और जितनी भी नमकीन चीजें हैं, नमकीन खट्टी चीजें और इस तरह की चीजें हैं, चटपटी चीजें, वो सब केतु की चीजें। ठीक है। केक कटता है सर, वो तो मिठाई होता है ना। हम्म। कटे हो नहीं होगा। हाँ, तो कौन? केक नहीं काटना है। जिसको जिसका भी मंगल 6 हाउस में है, उसको अपने बच्चे के बर्थडे पे केक नहीं काटना है। उसको और समोसा खिलाना चाहिए, खट्टी खट्टी चटनी के साथ में, सब कड़वी बातें कड़वी चटनी के साथ में। केक ही चटपटी रहता है ना। सब्जी बनाना चाहिए, चटपटी पूरी सब्जी बटवाना चाहिए। उसका सॉल्यूशन क्या है सर, अगर ऐसा होता है तो? यही सोल्यूशन है, बता तो रहा हूँ मैं। यही जो सर बोल रहे हैं। यही तो सोल्यूशन। समोसे खिलाओ यार।
खट्टा बंटवाओ लोगों में। केक अगर की कोई भी पार्टी अगर आप करो, खासकर बच्चों से संबंधित अगर कोई पार्टी करते हो, तो उसमें मीठा नहीं बंटवाना है। लॉजिक है इमली की ना। चटनी। लाल किताब क्या कह रही है? 6 हाउस में मंगल की एनर्जी अगर आप ज्यादा डालोगे तो सूर्य तो उच्च होता चला जाएगा, लेकिन केतु खराब होता चला जाएगा। और केतु कौन है? केतु आपका मेल चाइल्ड है, मेल संतान है। तो बच्ची के बर्थडे पे तो आप मीठा बंटवा सकते हो, पर बेटे के बर्थडे पे या बेटा होने पर मीठा नहीं बंटवाना, चाहे नमकीन। मंगल किसी के साथ भी बैठा हो सर, हाँ, इस किसी के हाउस साथ में। भी बैठा हो, मंगल हाँ, 6 हाउस में होना चाहिए बस। ठीक है। वेरी गुड। राहु अगर 11th हाउस में बैठा है तो बृहस्पति हर तरह से खराब हो जाएगा, हर तरीके से नष्ट हो जाएगा। क्यों? राहु 11th हाउस में जैसे ही आता है, ये लोग नए जमाने की सोच वाले होते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए मोबाइल रखना, इलेक्ट्रॉनिक सामानों से रूबरू होना, इनका संस्कारों से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं होता है। भाड़ में जाए संस्कार, मुझे जो करना है बस। टेक्निकली मुझे सही लगना चाहिए। कोई चीज अगर मुझे टेक्निकली सही लग रही है तो मैं उसको करूंगा जरूर। कोई हमको इससे लेना देना नहीं है कि हमारे परिवार में इस चीजों को किया गया है कि नहीं किया गया है, हमको वो संस्कार मिले कि नहीं मिले। इसको कहते हैं बृहस्पति का नष्ट होना। बृहस्पति हर तरीके से खराब, राहु अगर 11 में आएगा। केतु अगर 11 में आएगा तो चंद्रमा नष्ट हो जाएगा, चंद्रमा खराब हो जाएगा। केतु के 11th हाउस में आते ही चंद्रमा खराब। अब चंद्रमा खराब का मतलब क्या है? जिसका भी केतु 11th हाउस में होगा, उसके अंदर माफ करने के गुण नहीं होंगे, बहुत अकड़ू इंसान होगा। कोई मतलब नहीं लेना देना कि सामने वाला किस कंडीशन में। माता की सेहत को भी फर्क पड़ेगा सर कि नहीं? चंद्रमा से संबंधित हर चीज, हाँ। कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम, मानसिक स्थिति खराब हो जाना, निगेटिव विचार आना, डिप्रेशन में चले जाना। अगर उस सर कंडीशन में अगर चंद्रमा को देखेंगे, अगर चंद्रमा बहुत खराब कंडीशन में कहीं भी बैठा होगा, तो फिर और तो समस्या बढ़ जाएगी। हम्म, सर लेकिन चंद्रमा खराब क्यों हुआ है? 11 में केतु है तो। अगर 11 में केतु है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 11 में केतु बैठा है और चंद्रमा भी अच्छी जगह बैठा है उस कंडीशन में। नहीं, वैसे भी खराब क्यों कर रहा है वो मंगल, मतलब चंद्रमा को क्यों खराब कर रहा है केतु 11 नंबर हाउस में बैठ के? अच्छा, क्यों खराब कर रहे हैं? हाँ, 11 नंबर से क्या लिंक है मून का? इसको आप सूत्र ही मानो, कोई लिंक नहीं ओके। है चंद्रमा का वहां से। ये एक फार्मूला है ठीक। बस। हाँ, ठीक। चलो अगर राहु और चंद्रमा बैठे हो तो 11 में। हाँ, तो बृहस्पति भी खराब हो गया। और चंद्रमा देखो, अगर 11th हाउस में चंद्रमा बैठा होगा तो केतु खराब हो जाएगा, और केतु बैठा होगा तो चंद्रमा खराब हो जाएगा। दोनों के ऊपर रूल लागू होगा ये। अच्छा जी। अगर राहु बैठा होगा तो बृहस्पति खराब हो जाएगा, और अगर बृहस्पति बैठा होगा तो राहु खराब हो जाएगा। क्यों? राहु जैसी खराब होगा तो उस इंसान को 11th हाउस में अगर बृहस्पति होगा और राहु 11th हाउस में बृहस्पति के आते ही खराब हो जाएगा, तो उसको इन सब चीजों से, टेक्निकल चीजों से कोई मतलब नहीं है उसको। सिर्फ मतलब ज्ञान से और लाभ कमाने का, मतलब एक बहुत ही सीधा सीधा एक सात्विक रास्ता ढूंढता है ना। कोई भी टेढ़े तरीके से उसको लॉजिक नहीं चाहिए। अगर किसी ने कह दिया कि मंदिर में जाओ, घंटी रोज बजाओ, तुम्हारे पास 15-20 दिन में पैसा आ जाएगा, तो बस वो घंटी बजाने पे विश्वास करेगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि ऐसा क्यों, लॉजिक से उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। सर मेरा 11वें हाउस में चंद्रमा और राहु दो। 11वें हाउस में चंद्रमा और राहु राहु। है ना, तो यहाँ पे राहु के आते ही बृहस्पति की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, बृहस्पति कहाँ पे है। तो बृहस्पति को डेंट लगा, और चंद्रमा और राहु यहाँ पे आ गया, तो राहु की वजह से चंद्रमा भी खराब हुआ। चंद्रमा राहु जब भी साथ में आते हैं तो बुध खराब हो जाता है। तो यहाँ पर बुध भी बुध खराब हुआ, बुध बृहस्पति भी, 2 में। बृहस्पति भी यहाँ पे खराब हुआ, और चंद्रमा के यहाँ पर आते ही केतु भी खराब हो गया।
अब ये देखना पड़ेगा कि जहां जहां पर इन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है, वहां वहां पे इन ग्रहों को किसकी मदद मिल रही है या मदद नहीं मिल रही है, उस हिसाब से फिर इसके रिजल्ट आएंगे। ठीक है, मतलब जैसे जुपिटर जैसे यहाँ पर आता है तो उसे टेक्निकल चीजों से मतलब नहीं होता, उसको टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती हैं, किसी भी तरह की टेक्निकल चीज है, कॉमन सेंस एक तरीके से उसका खत्म हो जाता है। इसका उपाय क्या है? इसीलिए जुपिटर जब भी 11th हाउस में होता है उससे कहा जाता है कि लोगों को लावारिस लाश पे कफन दान करते रहो। उसका रीजन क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जब आप लोगों के सुख दुख में साथ में खड़े होंगे, है ना कहीं से लोग आपसे घुल मिल के रहेंगे, तो आप अपने आप को अकेला फील नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा 12 हो तो केतु नष्ट होता है, निगेटिव विचार दिमाग में चलते रहते हैं, केतु अगर यहाँ पर हो तो इस टाइप से प्लेनेट का हमको थोड़ा सा एक लॉजिक हमको ध्यान देना है, इन सब चीजों को याद रखना है कि कुंडली देखते ही हमको तुरंत ये चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि ये प्लेनेट यहाँ पर बैठा है तो किस स्थिति में और किस प्लेनेट को ये खराब कर। ठीक है, और कभी भी कुंडली में अकेला अकेला अगर जुपिटर बैठा होगा ना, देखो किसी एक सूत्र को मान के सिर्फ उसी सूत्र पे हमको नहीं टिक जाना है कि बस ये सूत्र लग गया बस अब ये प्लेनेट खराब हो गया। दूसरा भी तो सूत्र लग रहा है, लाल किताब में सूत्रों का गुच्छा है, गुच्छा। अब हमको ये देखना है कि कितने सूत्र इस प्लेनेट को सही कर रहे हैं और कितने सूत्र इस प्लेनेट को खराब कर रहे हैं, परसेंटेज हमको देखना है। जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वो प्लेनेट उसी हिसाब से रिजल्ट देगा। जैसे किसी किसी भी प्लेनेट को हमको देखने के लिए मान लीजिए 5 सूत्र हमसे ये कह रहे हैं कि प्लेनेट अच्छा कंडीशन में बैठा हुआ है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है, और चार चार सूत्र ये कह रहे हैं कि ये प्लेनेट खराब हो रहा है, तो एक सूत्र बढ़ गया ना, तो प्लेनेट में क्या आ गई? शुभता आ गई। अब यहां पर अगर उल्टा हो जाए कि 3 सूत्र कह रहे हैं कि प्लेनेट अच्छा है और 6 सूत्र कह रहे हैं प्लेनेट खराब है, तब तो फिर वो खराब ही हो गया ना। तो परसेंटेज वाइज भाई कोई प्लेनेट खराब होगा तो ऐसा थोड़ी है कि उस कुंडली वाले को बहुत बुरी तरह खराब कर देगा, ये भी तो होगा वो किसी न किसी सूत्र से वो सही भी तो हो रहा होगा, तो मिले जुले परिणाम रहेंगे। रेशियो हमको देखना पड़ेगा किस मतलब कितना प्लेनेट वो खराब हो रहा है। ठीक सर है, आप कुछ बोल रहे थे, अकेला गुरु बैठा हो तो कुछ ऐसा बोल रहे थे फिर। हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कुंडली में अगर अकेला जुपिटर कहीं पर भी बैठा है वो कभी निगेटिव नहीं होगा, कभी खराब असर नहीं देगा। अकेला बैठा हुआ जुपिटर किसी भी हाउस में बैठा हुआ है, अकेला बैठा जुपिटर कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसे इंसान में थोड़ा सा लोगों से झुक के रहना, थोड़ा सा दब के रहना, थोड़ा सा दिमाग चला लेगा, मतलब कहने का मतलब वो अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, इतनी अकल होगी उसके पास में अगर कुंडली में जुपिटर अकेला बैठा हुआ है। इसी तरह अगर सूर्य कुंडली में अगर अकेला बैठा हुआ है तो इंसान बहुत मेहनती होता है, मेहनत करने में विश्वास रखता है, लोगों की मदद करने में विश्वास रखता है, बशर्ते कुंडली में सूर्य अकेला होना चाहिए। अकेला चंद्रमा अगर कुंडली में बैठा होगा तो ऐसा इंसान बड़ा दयालु होगा, अपनी गलती को मानने वाला होगा, सिचुएशन को हैंडल करना जानता होगा, किस सिचुएशन में उसको कैसे ट्रीट करना है सामने वाले को, इसका इसका उसको बहुत ज्ञान होगा, उसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। अकेला मंगल ये ठीक नहीं है, अकेले मंगल को कहा गया है चिड़ियाघर का शेर। ये अपने आप में ही उलझे रहते हैं, किसी भी काम करने की हिम्मत ही नहीं दिखा पाते हैं, बस सोचते रह जाते हैं, हिम्मत नहीं आती कि इस काम को हम करें, पहला कदम उठाएं। अकेला मंगल ठीक नहीं होता है कुंडली में। मंगल को पावर में लाने के लिए किसी न किसी प्लैनेट की मदद चाहिए होती है। इसी तरह अकेला बुध कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता। अकेला बुध अगर कुंडली में बैठा होगा तो वो लालच को बढ़ाएगा, हमेशा इधर उधर दिमाग उसका भटकता रहेगा, लालच के चक्कर में वो पता नहीं क्या क्या करता रहेगा। किसी ने बता दिया कि उस नदी में 10 फुट गहरा गड्ढा खोदो, वहां पे सोने की बोरी दबी हुई है,
वो सारे प्रयत्न कर लेगा, उस वहां पे जाएगा और गड्ढा खोदने का इंतजाम कर लेगा। वो उससे उसको कोई अगर बता देगा कि मोर का पंख अपनी किताबों के बीच में रख लो, एग्जाम में पास हो जाओगे, तुरंत ये काम करेगा वो। अकेला बैठा हुआ बुध बहुत भटकाता है। अकेला शनि अच्छा होता है, लेकिन अगर सूर्य के साथ हो तो हवाई ख्यालात टाइप की, मतलब दिमाग में दुनिया भर की चीजें चलती रहेंगी, सोचते सोचते पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, हवाई अगर ख्यालात में जीना। अगर इकट्ठे हो सूर्य शनि। सूर्य और शनि, वैसे अकेला शनि तो अच्छा हो। तो इकट्ठे सूर्य होंगे तो दोनों प्लैनेट खराब हो जाएंगे। हाँ, और वैसे भी शुक्र खराब हो जाएगा, सूर्य और हाँ जी, साथ, सूर्य शनि। शुक्र सर खराब। सूर्य शनि और गुरु साथ हो तो? सूर्य शनि गुरु साथ में हो तो ठीक है, गुरु दोनों को दोनों मदद मदद देगा। और वैसे भी शनि जुपिटर के साथ में धर्मी हो जाता है, गुरु शरण में आ जाता है। और जुपिटर जो है वो सूर्य का भी मित्र है और शनि का भी मित्र है, तो जुपिटर दोनों को अच्छा करने का काम करेगा। सर वैसे जुपिटर और शनि साथ में हो तो पैसे का कोई योग होता है ना? हाँ, जुपिटर और शनि अगर साथ में है तो कुंडली अच्छी मान ली जाती है, अच्छी हो जाती है कुंडली, धर्मी कुंडली हो जाती है। कि अगर मान लीजिए कुंडली में बहुत बुरे योग भी है ना, तो उन बुरे योगों का बहुत निगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा कुंडली वाले को। बहुत हद तक जुपिटर और शनि जो है ना, इस निगेटिविटी को कंट्रोल कर ले जाते हैं। जी। अकेला राहु अगर कुंडली में है तो इंसान बहुत ताकतवर हो जाता है, व्यक्ति को हर सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत आ जाती है, हर सिचुएशन से लड़ने की ताकत होती है उस इंसान के अंदर, जिसका कुंडली में राहु अकेला बैठा होता है। कोई भी सिचुएशन वो फेस कर सकता है और जिंदगी में हर सिचुएशन से वो लड़ा भी होता है। किसी भी कुंडली आप उठा के देख लीजिए, अकेला राहु, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता अकेले राहु को। जितनी भी मुसीबत में फंसा होगा वो हर सिचुएशन से निकल आएगा। अकेला केतु, ये हमेशा राहु के इशारे पे चलेगा। जैसा राहु फल देगा वैसे केतु को मानना होगा। जैसा राहु दिमाग में विचार लाएगा, केतु उसी तरीके का काम कर देगा। सर जो अकेले राहु की बात कर रहे थे आप, वो हम्म। 12वें घर में हो तो भी ऐसी रिजल्ट आएंगे? हाँ, राहु 12वें घर में होगा, अगर अकेला बैठा होगा, विदेशों से मेरा अकेला है। आएगा। माना कि वो शनि को खराब कर देगा, शनि को वो खराब कर देगा, लेकिन 12वें में अकेला बैठा हुआ राहु उसको लाभ भी बहुत करवाएगा, तो ससुराल से सर भी राहु एक अच्छे होंगे। राहु राहु ये ट्रैवल का भी होता है सर? ट्रैवल का भी इससे लेना देना राहु का नहीं, 12th हाउस राहु में? राहु का मतलब जो होता है वो कल्चर से बाहर का, मतलब विदेश चले जाना या अपने कल्चर से बाहर चले जाना, या अब विदेश का ना? हाँ, राहु थोड़ा सा ट्रेडिशनल से थोड़ा सा अलग हटके विचार देता है। जैसे आ, अगर आप राहु प्रधान व्यक्ति हैं तो आपको, जैसे मान लीजिए आप कोई लड़की अगर देखने गए और आप राहु प्रधान व्यक्ति हैं, राहु आपके दिमाग पे बहुत हावी है, तो लीक से हटके ही आपको समझ में आएगा। अगर आप लंबे हैं तो आप छोटी लड़की पसंद आएगी, अगर आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अगर आप लखनऊ में बैठे तो आप चेन्नई की लड़की ढूंढेंगे, या कोई फॉरेन कंट्री की लड़की आपके दिमाग में चलती रहेगी, जो थोड़ा सा ठीक, लीक से हटके हो, सबसे अलग टाइप की हो, वो राइट है सर बात। हाँ ठीक है। है ना। हाँ बिल्कुल। सर क्यों मैं इतने सालों से इतने एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया हूँ, हम्म। खाली एक चीज पूछने के लिए कि मुझे समझ नहीं आई मेरी पत्री में ऐसा क्यों हुआ है। हम्म। वो कोई बता नहीं पाया आज तक। वो चीज ये है कि मैंने घर से दूर चला गया था व्हेन आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड, और 14 साल मैं बाहर रहा हूँ। हम्म। तो ये किस लिए हुआ, क्यों हुआ, और वहां वापस भी आ गया फिर, तो ये सब क्या चीज है, तो ये मुझे कोई बता नहीं पाता, इसलिए यही चीज मैं ढूंढता रहता था हमेशा। तो आई तो थिंक तब राहु सबसे का पहले इफेक्ट तो है। राहु की दशा चल रही होगी। आ, जब मैं विक्रम गया जी, था तब आप तक उम्र करी थी। प्लीज हाँ जी, आवाज आपकी नहीं आई। देना, कुंडली कुंडली पोस्ट कर देना ग्रुप में। हम चर्चा करेंगे। मेरे मेरे बड़े सारे नेगेटिव प्लैनेट्स हैं 6 8 12 में ठीक है, मैं भेज दूंगा। इसी तरह अगर वीनस अकेला बैठा है कुंडली में, वो भी कभी बुरे रिजल्ट नहीं देगा। वीनस भी कुंडली में अकेला बैठा हो
वो भी खराब रिजल्ट नहीं देगा। तो ये प्लैनेट की अकेले अकेले मैंने आपको पोजीशन बताई। आज मैं सर कोई पार्ट में मतलब करेंगे। कोई स्पेसिफिक चैप्टर लेके आपके सामने नहीं बैठा हूं, मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ प्लैनेट को सर देखने का। वीनस एर्थ घर में भी बैठा हो तो भी ठीक है। 8th हाउस क्योंकि में अगर प्लैनेट वीनस बैठा होगा तो थोड़ा सा वो वाइफ के लिए नेगेटिव है। ऐसे लोगों की वाइफ जो होती है ना, वो बड़ा कटु शब्द बोलने वाली होती है। राइट। अगर मान लीजिए अ, कोई प्लैनेट अगर खराब हो रहा है कुंडली में, और कैसे पता करें कि मतलब किस तरीके के सिम्टम्स आएंगे। जैसे मान लीजिए कुंडली में हमको देख के नहीं भी पता चल रहा है, या कुंडली में हम नहीं देख पा रहे हैं, तो कोई भी प्लेनेट जब भी खराब होगा ना, तो थोड़े बहुत वो सिम्टम्स देगा बॉडी में, है ना। जैसे मान लीजिए बृहस्पति अगर खराब हो रहा है कुंडली में, बृहस्पति अगर खराब हो गया है, तो होगा क्या कि आपकी चोटी के बाल उड़ जाएंगे, सर के चोटी के बाल। बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना, सर के इस जगह के बाल, जो बीच के जो चोटी के बाल जो होते हैं ना, वो खाली हो जाते है ना। और या फिर आदमी बहुत सारी मोटे मोटे गुरियों की माला पहनने का आदी हो जाए, माला भी पहनने लगता है। एक माला डाल लिया, रुद्राक्ष का डाल लिया, रुद्राक्ष में सोना मढ़वा के डाल लिया, तुलसी का भी माला डाल लिया। तो जितने लोग तुमको मतलब आप लोगों को माला डाले हुए मिलते हैं ना, सबका जुपिटर निगेटिव है। जिसका भी जुपिटर पॉजिटिव होता है ना, वो माला नहीं डालता है, वो गले में सोने की चैन पहनता ओके। है। जितने लोग आपको ये बाहर साधु महात्मा बड़े बड़े माला डाले और ये सब मिलेंगे ना, वो सब जुपिटर निगेटिव वाले हैं। माला का यूज सिर्फ मंत्रोच्चारण के लिए, माला इसके लिए करना चाहिए। पुराने समय में आप पुराने समय के जो साधु महात्मा होते थे ना, वो भी माला नहीं पहनते थे। वो माला का यूज कैसे करते थे? भाई गाड़ियां तो होती नहीं थी पहले के जमाने में, वो लोग पैदल चला करते थे। चले जा रहे हैं 100-100 किलोमीटर, तो क्या करते थे, हाथ में माला लेके अपना भजन करते हुए चले जाते थे। वो माला का यूज इस तरीके से करते थे, ना कि वो माला सजाने के लिए करते थे। आजकल को देखो, खासकर यूपी साइड में या इस साइड में, तो मालाओं उसी का का ऐसा मतलब रुद्राक्ष पहनेंगे, उसमें सोने का रुद्राक्ष। डालेंगे, हाँ। या 2-3 टाइप के रुद्राक्ष पहन लेंगे। सर बट यहाँ पे वैदिक के हिसाब से हम रेमेडीज के तौर पे रुद्राक्ष देते, तो वो भी नहीं पहनवाना चाहिए? नहीं, रुद्राक्ष किस टाइप की रेमेडी होती है? मुझे तो नहीं लगता रुद्राक्ष किसी चीज की रेमेडी हो सकती है। जैसे किसी को सन का एनर्जी चाहिए तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनवाते हैं। दो मतलब जैसे मून का पावर चाहिए तो दो मुखी रुद्राक्ष पहनाते हैं, ऐसे पहनाते हैं। मुझे माला का लॉजिक इसलिए नहीं समझ में आता है। जो माला होती है ना, जो गोल गुरियां होते हैं माला के, वो बुध होता है, बुध, ओके। है ना। तो बुध को अगर आप प्रबल करेंगे तो जुपिटर खराब होगा ही होगा, सीधा सीधा मतलब है, क्योंकि शत्रु प्लेनेट है उसका बुध। आप सूर्य को आपको प्रबल करना है तो सूर्य की चीजें धारण करो। पर सर अगेन जैसे आपने पहले बोला कि ये आदमी के डिपेंड है, उसने अपना वो बृहस्पति खराब करना है या नहीं करना। अगर वो बिजनेसमैन है तो वो चाहे पहने। हाँ बिल्कुल पहन सकता है, बिल्कुल लॉजिक ठीक है, है ना। बिल्कुल पहन सकता है, हम्म। बिल्कुल पहन सकता है। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा कि कुंडली में मरकरी तो खराब नहीं है। मरकरी अगर खराब होगा तो खराब माला डाल के खराब मरकरी की एनर्जी को और आप इनहेंस कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ये भी लॉजिक हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि जो होल वाला हिस्सा होता है, जैसे तांबे का सिक्के में होल होता है ना, हम्म, हम्म, वो बुध का हो गया, तो वो तांबा वो सूर्य का हो गया, जैसे आप उसी एनर्जी का। हाँ। बिल्कुल। जिसमें तांबे के सिक्के में जिसमें छेद नहीं होता है, वो प्योर सूर्य का तांबा होता है सिक्का, और जिसमें छेद होता है वो सूर्य और बुध की एनर्जी होती है। इसीलिए जब भी बुध 5th हाउस में होता है तो गले में तांबे का सिक्का डलवाया जाता है, जिससे क्या हो कि बुध को सूर्य की मदद मिल जाए, या मदद, जो बुध होता है ना, वो सूर्य के संपर्क में आते ही चुप हो जाता है, अस्त हो जाता है सूर्य के आते ही। तो अगर निगेटिव स्थिति में भी बुध बैठा होगा ना, तो सूर्य की अगर पावर दे दोगे तो वो निगेटिव चार्ट में मतलब बुरा नहीं करेगा, फिर शांत हो जाएगा। सर ये जो सिक्का है, पहले तो सिक्के चलते थे पुराने समय में, तो वो उस हिसाब से अगर कोई भी तांबे की
जैसे राउंड चीज ले करके उसमें छेद खुद कर करके वो भी दे दिया जाए तो वो भी ठीक है या नहीं, सिक्का ही चाहिए? अगर चौकोर चीज पहननी है तो उसमें एनर्जी आ गई सूर्य और मंगल की। चौकोर चीज मंगल होता है, गोल चीज बुध होता है। हम्म। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा था तांबे के सिक्के, यहाँ आपने हमारे यहाँ बहुत मिल सारे नहीं रहे। लोगों को देखा होगा गले में चौकोर सोने का लॉकेट पहने हुए, मतलब चैन डालेंगे उसमें चौकोर सोने का एक वो पहन लेंगे। तो वहां पर बृहस्पति और मंगल की पोजीशन को प्रबल किया जाता है। हम्म। चांदी की चैन में अगर चौकोर टुकड़ा डाल लेंगे तो वहां पर मंगल और चंद्रमा की एनर्जी को पावर में किया जाता है। जब राहु कुंडली में निगेटिव स्थिति में हो रहा होता है ना, तब चांदी की चौकोर चैन गले में डलवाई जाती है। क्यों? चौकोर हो गया मंगल, मंगल के सपोर्ट में आके राहु शांत हो जाएगा, और चंद्रमा के संपर्क में आके राहु ठंडा हो जाता है, पानी के संपर्क में आके हाथी रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। तो बृहस्पति की हम बात कर रहे थे। जब भी कुंडली में बृहस्पति निगेटिव होगा, बृहस्पति के क्या सिम्टम्स आएंगे, हम उसकी बात कर रहे थे कि वो माला पहनने लगेगा, है ना। उसकी जो है ना झूठी झूठी अफवाहें लोग उड़ाने लगेंगे, मतलब उसकी बदनामी होने लगेगी। मतलब जो काम उसने किया भी नहीं होगा ना, वो उसकी अफवाहें उड़ने लगेंगी। शिक्षा के प्रति उसका लगाव खत्म हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के प्रति बिल्कुल भी जो है उस तरफ उसका दिमाग नहीं जाएगा। तो ये जो है ना, इस तरीके की चीजें उसके साथ नेगेटिव होने लगेंगी। तो उस कंडीशन में सोना खो जाएगा। उस कंडीशन में उस इंसान को सोना पहनना चाहिए। जितना वो शरीर में सोना धारण करेगा, उसकी याददाश्त बढ़ेगी। और अगर इंसान ज्योतिष में जाना चाहता है तब तो उसको सोना जरूर पहनना चाहिए। जुपिटर मजबूत होगा। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष याददाश्त वाली चीज है ना। इतना बड़ा समुद्र है, उसको दिमाग में याद रखना ही बहुत बड़ी चीज है ना। तो जिसका जुपिटर अच्छा होगा वही तो ज्योतिष को याद रख पाएगा। तो आपका तो बहुत अच्छा है सर। तो ज्योतिष ज्योतिष अगर आपको करना है, बहुत अच्छे से चीजों को याद रखना है, तो सोना पहनना चाहिए। ठीक है। और एक चीज, अगर आपकी नाक गीली रहती है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना उनकी नाक ऐसे करते रहते हैं, मतलब हल्का सा नाक में पानी रहता है, उनका भी बृहस्पति अच्छा नहीं होता है। जितनी आपकी सूखी नाक होगी उतना ही बृहस्पति आपका अच्छा होगा, और जितनी आपकी नाक बहेगी उतना ही बृहस्पति आपका नेगेटिव होगा। जब तक नाक बहेगी आपका बृहस्पति खराब रहेगा। जिसको रेगुलर जुकाम रहता है ना, वो लोग अपने जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते हैं। स्टेबिलिटी उनको नहीं मिलती जिनको रेगुलर जुकाम होता है, मतलब बृहस्पति खराब है। और जिसके दांत में दिक्कत होती है वो सर? खुद खराब है। बुध। हम्म। और पाँव में, अभी बढ़ रहे नसों हैं, में। अभी बढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ जुपिटर की मैंने बात की है। और इसको सर बच्चों के लिए तो फिर ये रेगुलरली होता ही होगा, फिर उनके तो होता ही रहता है। हाँ, नाक पेटा रहता जिस है। भी बच्चे का बृहस्पति कुंडली में नेगेटिव होगा, उस बच्चे को हमेशा जुकाम खांसी वो हमेशा, उसका बचपना सिरप पी के ही बीतेगा। 100% है। कुंडली तो आप अगर उसकी आप उठा के देख लो, बृहस्पति जरूर खराब होगा उसका। सोना मतलब कोई भी एक इयररिंग भी पहना दिया तो भी चलता है, या सोना का बिल्कुल चेन ही होना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल। तो सिचुएशन के उसके आधार पे है। जैसे मान लो केतु को अगर मदद देनी, केतु थर्ड हाउस में बैठा है, तो कानों में सोना पहना सकते हो आप। और अगर केतु ठीक पोजीशन में बैठा है, सिर्फ बृहस्पति को हमको अच्छा करना है, तो गले में सोने की चैन पहना सकते हो। अब बच्चों को गले में सोने की चैन नहीं पहना सकते हैं, हम्म। सिक्योरिटी पर्पज से ठीक नहीं है, तो उनके कानों में सोना पहना दिया जाता है। तो सर लड़का होगा तो? पीला धागा भी हाँ, चलेगा ना सर? लड़के भी कानों में बाली पहनते हैं। देखिए पहली। लड़के भी पहनते हैं कानून भाई। सूर्य अगर खराब हो रहा हो तो सबसे पहला सिम्टम्स आएगा कि व्यक्ति को अंगड़ाई आना बंद हो जाएगी। अच्छा जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपने देखा होगा कि बुढ़े लोगों को अंगड़ाई नहीं आती है। उम्र जैसी जैसे बढ़ती जाएगी, अंगड़ाई आने वाला जो सिस्टम है ना, वो खत्म होता जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बॉडी के अंदर जो जोश है, जो एनर्जी है, वो सब सूर्य से आती है। वो धीरे 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 डल होती चली जाती है। तो जब भी व्यक्ति को अंगड़ाई आना बंद हो जाए तो समझ लो कि सूर्य खराब होने लगा, हमारे अंदर वो जोश खत्म हो गया।
मसल्स उनकी कमजोर पड़ जाती हैं, मुंह में बार बार पानी बनने लगता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनके मुंह में थूक बनता है, वो ऐसे ऐसे करते ही रहते हैं, बोलने में जो है उनके मुंह में थूक बनता रहता है, उनका सूर्य खराब होता है। जिसको नमक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, मतलब उसको नमक ज्यादा खाने का उसका मन करे, उसका सूर्य खराब होने लगता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, मुंह में थोड़ा सा मीठा डालकर पानी पीते रहना चाहिए, मंगल की मदद देनी चाहिए सूर्य को, क्योंकि मंगल मीठा जो है ना वो मंगल से संबंधित होता है। तो लोगों को गुड़ खा के पानी पीते रहना चाहिए, या कुछ भी मीठा चीज खा के पानी पीते रहना चाहिए, सूर्य प्रबल होगा उससे। चंद्रमा मान लीजिए अगर कुंडली में खराब हो रहा है तो क्या होगा, तो सबसे पहला तो ये निशानी आएगी, जो भी लोग दूध वाले जानवर रखते हैं अपने घर में, जैसे गाय वगैरह रखते हैं, जो भी दूध देने वाले जानवर हैं, भैंस वगैरह, वो उनके घर में टिकेगा नहीं अगर चंद्रमा वीक होगा कुंडली में, है ना। और बॉडी के अंदर सेंसेशन खत्म होने लगती है, सेंसेशन जो होती है ना बॉडी के अंदर, वो खत्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पानी है, बॉडी में 70% से ज्यादा पानी है हमारी बॉडी के अंदर, और अगर पानी खराब हो गया तो धीरे धीरे चीजें खराब होने लगती है। पानी से ही खून बनता है, खून से ही व्हाइट सेल्स, जिसको वीर्य वगैरह बोलते हैं, वो बनता है। तो अगर चंद्रमा खराब है तो आदमी के अंदर ये जो जवानी में जो संबंध बनाने वाली जो पावर होती है ना, वो भी धीरे धीरे खराब हो जाएगी। इसका चंद्रमा वीक है, इसमें इस हिस्से में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इस मिलन का जो आधार है ना वो चंद्रमा ही है, क्योंकि पानी से ही सब कुछ बनता है। तो अगर चंद्रमा आपको सही करना है तो हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जितना भी हो सके अपनी माँ के समान जितने भी महिलाएं उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके पैर छू के हमेशा आशीर्वाद करो, हमेशा पैर छूते रहो। जितना आप झुकोगे ना आपका चंद्रमा उतना ही अच्छा होता चला जाए। शुक्र अगर खराब हो रहा है कुंडली में तो सबसे बड़ी निशानी, अंगूठा, अगर ये अंगूठा जो है अगर इसको दबाने से चटकाने से अगर चटक रहा है, उंगलियां चटक रही हैं, तब आप समझ लो शुक्र मेरा एकदम बिंदास काम कर रहा है। अगर ये चटकना बंद हो जाए और दबाने पे दर्द होने लगे, समझ लो शुक्र खराब होने लगा। फिर तरह तरह की बीमारियां आएंगी बॉडी में, क्योंकि शुक्र जो है ना व्हाइट सेल्स है, और यही बीमारियों से लड़ने की पावर देती है बॉडी को, व्हाइट सेल्स हमारी। व्हाइट सेल्स खत्म, बॉडी में बीमारी बढ़ती जाएंगी। मंगल अगर मान लीजिए कुंडली में खराब हो रहा है तो सबसे जो इसकी निगेटिव जो सिम्टम्स आते हैं, इंसान के अंदर बच्चे पैदा करने की पावर खत्म हो जाती है। आंख, आंखों से संबंधित समस्या शुरू हो जाती है, आंख का मतलब टेढ़ापन जैसे आंखों में नहीं, कुछ लोगों की आंखें टेढ़ी टाइप की हो जाती है, मतलब कहीं देखते कहीं और थोड़ी आंखें किस अजीब सी नजर आती है उनकी, वो मंगल खराब होने से होता है। आपकी टांगे खराब हो जाए, आपकी जांघों में दर्द होने लगे, जांघें जवाब देना बंद हो जाए, वीर्य बनना बंद हो जाए आपकी बॉडी में, या खराब होने लगे किसी वजह से, ये सब मंगल की वजह से खराब होता है कुंडली में, जब मंगल खराब हो रहा हो। इसको सही करने के लिए सबसे अच्छा है कि आंखों में सफेद रंग का जो सुरमा आता है ना, वो सीधा सीधे मंगल को रिप्रेजेंट करता है और सीधे मंगल के ऊपर असर डालता है। तो आंखों में सफेद रंग का सुरमा लगाना चाहिए, और कुत्तों को हमेशा मीठी रोटी, रेवड़ी या इस टाइप की मीठी चीज कुत्तों को हमेशा खिलाते रहना चाहिए। काला सुरमा जो लोग लगाते हैं वो डिप्लोमेटिक बनाता है, काला सुरमा वो शनि की चीज है। काला सुरमा लगाने वाला जो है ना बड़ा तेज और मतलब निगेटिव सेंस में बड़ा डिप्लोमेटिक और निगेटिव चीजों में दिमाग चलाने वाला इंसान होता है। सफेद सुरमा जो होता है ना, ये अपनी मसल्स को मजबूत करता है, मंगल को मजबूत मजबूत करता है सफेद रंग का सुरमा। बुध अगर खराब हो जाए तो दांत नष्ट हो जाते हैं, खुशबू का ही पता नहीं चलता है, दांत खराब होने लगे, किसी चीज की खुशबू आपको अच्छी ना लगे या खुशबू ना ले पाओ, इस तरीके के निगेटिव इफेक्ट आते हैं।
तो सबसे पहले जन्म कुंडली में बुध देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुध है बुद्धि। बुद्धि खराब तो सब कुछ खराब। अपने दांत साफ रखें हमेशा, अगर बुध नेगेटिव है। तो ये प्लैनेट के सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है। एक और सर बहुत और बुध का क्या है, अगर वो इशू आ रहा है तो उसका क्या रेमेडी है सर? बुध की रेमेडी बस यही है कि दांतों को साफ रखें, अपनी जो भी आपकी बहन है, बुआ है, बेटियां हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। छोटी छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ खाने को देते रहें, उससे बुध मजबूत होगा। सर कबूतरों को भी हरा दाना दे सकते हैं? हाँ, पक्षियों की सेवा कर सकते हैं। हरी मूंग की दाल रात में भिगो दो और उसमें थोड़े सा फिटकरी चूर्ण बना के डाल दो और सुबह सुबह पक्षियों को खिला दो। इससे भी बुध स्ट्रांग होता है। राहु होगा तब इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स सर ज्यादातर। राहु खराब होगा तो सबसे पहले ससुराल से संबंध खराब हो जाएंगे। आपको एक जगह टिकने नहीं देगा, आपको सेक चिल्ली बना देगा। सेक चिल्ली का मतलब क्या हुआ? सेक चिल्ली का मतलब ये हुआ कि मैंने सोच लिया कि किसी ने मुझसे वादा किया कि मैं शाम को आपको 1 लाख रुपए दूंगा। बस उसने सोचना शुरू कर दिया, शाम को 1 लाख रुपए आएगा, फिर मैं 1 लाख रुपए को उस चीज में इन्वेस्ट करूंगा, वहां से मुझे 2 लाख मिलेगा। फिर उसको मैं उस इससे 2 लाख से मैं वो सामान खरीदूंगा। फिर मैं एक फॉर्च्यूनर खरीद लूंगा। फॉर्च्यूनर से फिर मैं उस शहर जाऊंगा, वहां उस लड़की से मिलूंगा, उस लड़की के साथ मैं घूमूंगा। और ये सब दिमाग उसका चलता रहेगा चलता रहेगा। तब तक उसका फोन आ जाएगा, भाई जो मैं तुझको 1 लाख रुपए देने वाला था ना, वो मेरे चोरी हो गए, मैं दे नहीं पाऊंगा। बस वो फिर आ लग गया। गई लग गई लंका। राहु नेगेटिव हमेशा बांधता है राहु आपको। इल्यूजन्स। हाँ, किसी भी चीज में बांध के रखता है। और केतु मुक्त करता है, इसीलिए केतु मोक्ष का कारक है। क्या हुआ? बस करें। ओके ओके। सर गुरु, गुरु का नहीं बताया। गुरु को पता है ना, सबसे पहले गुरु को बताया, चोटी के बाल उड़ जाना, ज्ञान की तरफ अच्छा वो गुरु का था। ध्यान न देना। ओके ओके, बृहस्पति, हाँ। मैं आज एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज को आज मैं क्लास में रखने वाला था।